हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम प्लस टू के अंदर जो राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक पढ़ रहे थे, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में और चर्चा करते हैं हम। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, युद्ध, आक्रमण, जो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है उनको रोकने के लिए, एक ऐसे मंच की स्थापना करने के लिए जिसके अंदर क्या हो, हमारी जो भी समस्या हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको सुलझा सकें, वार्ता के द्वारा, समझौते के द्वारा उसको हम सुलझा सकें। जैसे हमने बात की थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने ये बात कही थी कि हम कोई भी काम करें वो वार्ता, युद्ध ना करें, हम वार्ता के बहस करें, हम बस एक दूसरे के सर खाएं, सर कलम न करें। ये बात चर्चिल ने कही थी, यानी हमें एक ऐसा मंच की आवश्यकता है। उसके बाद हमने बात की थी 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हो चुकी थी, और 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है, जो हम यूएनओ दिवस के रूप में बनाते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। उसके बाद हमने बात की थी इसके उद्देश्यों की, लक्ष्यों की और सिद्धांतों की। उसके बाद हमने चर्चा की थी उसकी सदस्यता। तो हमने कहा था भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा प्रदान करती है। एक तो मूल सदस्य थे जो 51 थे, और बाकी तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसे सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में विश्वास करते हो, विश्व शांति में विश्वास करते हो, वो क्या है, इसके सदस्य बन सकते हैं, यूएनओ के सदस्य बन सकते हैं। हमने ये बात की थी वर्तमान में 193 है सदस्य। 193वां सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है, 2011 में बना था, और जो मूल थे वो 51 ही थे। 51वां था वो पोलैंड था। अब बात करते हैं हम यूएनओ से संबंधित उनके अंगों की, यानी संगठन की बात करते हैं। तो मैं बात बता देता हूँ यहाँ पर आपको, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके टोटल 6 अंग रखे गए हैं, 6 अंग रखे गए हैं। पहला आप पढ़ोगे महासभा। आज हम चर्चा करते हैं महासभा की। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था ये पूरे विश्व स्तर पर एक नगर सभा के रूप में है, ठीक है। बात करें सारे विश्व पर नगर सभा के रूप में ये काम करती है। सभा होती है ना, सभा बैठक होती है, और मैंने आपको ये बताया था आप इसको एक व्यवस्थापिका संसद मान सकते हो, जैसे भारतीय संसद होती है ना, वो मान सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि ये व्यवस्थापिका की तरह काम करती है, संसद की तरह काम करती है। जैसे चार्टर जो यूएनओ का, जिसमें टोटल 111 अनुच्छेद है, उसमें कोई परिवर्तन करना है, ठीक है, या कोई कानून का पास करना है, बजट पास करना है, या चुनाव करवाने हैं, ऐसी स्थिति में जो कार्य है वो सारे महासभा के, हम उसके कार्य पढ़ेंगे आगे। तो इसका मतलब ये एक सारे विश्व में एक नगर सभा के रूप में काम करती है, और बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ये शीर्ष संस्था है। क्या है, क्योंकि यूएनओ की शीर्ष संस्था है। हम इसके अंदर बात करें महासभा के बारे में, तो इसके अंदर चाहे देश कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबके विचारों को सुना जाता है, सभी के विचारों को सुना जाता है, ठीक है। और सभी देश, ये एक बात आप बताए तो इसमें क्या होता है, समानता को देखा जाता है, यानी सभी, चाहे देश छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको समान अधिकार दिया गया। सब अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं उतनी मात्रा में, सबको एक ही वोट गिना जाता है, जितने भी देश होते हैं उनका, चाहे वो देश बड़ा हो। ऐसा नहीं बड़ा देश के लिए 2 मत गिने जाएंगे, छोटे देश के लिए 1 गिना जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सबको समान रखा गया है, ठीक है, यानी सभी के विचारों को इसमें क्या किया जाता है, सुना जाता है, ठीक है। और अब इसके बारे में बात करें, इसमें समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो प्रत्येक देश होता है, प्रत्येक देश वो इसमें अधिकतम 5 सदस्य भेज सकता है, ये ध्यान रखना, भेज सकता है। यानी सभी देश जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी देश इसके सदस्य होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। यानी प्रत्येक देश जो इसका सदस्य है वो अधिकतम 5 मेंबर अपने भेज सकता है, चुनकर 5 सदस्य इसके अंदर भेज सकता है। लेकिन एक ध्यान रखना, सदस्य तो 5 भेज सकता है, लेकिन प्रत्येक देश का जो वोट होता है, मत होता है, वो एक ही होता है, मत एक ही गिना जाता है। देश चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो,
सबके 5 सदस्य वहां पर जाते हैं। मैंने कहा था ना समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। सभी के 5 सदस्य मेंबर वहां पर जाते हैं, चाहे देश बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबका मत एक ही गिना जाता है। भारत के अंदर 5 मेंबर के अधिकतम 5 जा सकते हैं, तो भारत का भी मत एक होगा, अमेरिका होगा भी एक होगा, कोई भी देश है चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबका एक ही गिना जाता है, मत एक गिना जाता है और सदस्य वो अधिकतम 5 भेज सकता है। ठीक है, इसका मतलब सभी देश इसके सदस्य होते हैं, जितने भी देश इसके मेंबर होते हैं ना, सभी देश इसके सदस्य होते हैं। इसका मतलब ये व्यापक होता है, बड़ा होता है, इसे कहते हैं हम, इसीलिए कहते हैं इसको शीर्ष संस्था। और इसके अंदर जो भी विवाद होता है, बात विचार विमर्श होता है, कोई अशांति से संबंधित कोई मुद्दा होता है, वो इसमें रखा जा सकता है। ये विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई मुद्दा आ जाए अशांति से संबंधित, या कोई देश दूसरे देश में हस्तक्षेप कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, इसमें वो मुद्दा रखा जा सकता है, उसमें बहस होती है, उससे संबंधित कोई भी निर्णय लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। अब हम बात करें, ये तो क्या महासभा का संगठन, यानी महासभा होती है वो इनसे बनती है, यानी प्रत्येक देश इसमें 5 सदस्य, अधिकतम 5 सदस्य भेज सकता है, न्यूनतम तो भेजे कम, 1 2 3 भेज सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं भेज सकता, इसका संगठन है ये। ठीक है, भेज सकता है और प्रत्येक का मत होता है वो एक ही होता है। अब बात करते हैं हम, जो महासभा है इसके कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, महासभा की कार्य और शक्तियों के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। महासभा की शक्तियां है, देखो एक आपको मैं भी बता देता हूँ, चाहे किसी की शक्ति हो, किसी का कार्य पूछा गया हो, तो यूएनओ का अंग है, क्योंकि इन अंगों की स्थापना ही क्यों की गई थी, यूएनओ की स्थापना ही क्यों की गई थी, विश्व शांति या अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए। तो पहला उद्देश्य तो सबका सेम ही रहेगा, पहला उद्देश्य तो सबका सेम रहेगा कि वो क्या करता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय शांति, विश्व शांति स्थापित करने का कार्य, उसकी शक्तियां उसको दी गई है। यानी सबसे पहला काम तो उसका यही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित की जाए, पूरे विश्व स्तर पर क्या किया जाए, एक शांतिपूर्वक या न्यायपूर्वक समाज की स्थापना की जाए। तो हमने बात की थी महासभा एक क्या है, शीर्ष संस्था है। ठीक है, और इसके जो कार्य शक्तियां, इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं, इसकी शक्तियों क्या कर सकते हैं, 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग, देखो मैंने कहा था ना, पहला अगर आपसे पूछे तो एक ही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित कार्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित, ये पहला कार्य तो सबका ही सेम होगा। आप सुरक्षा प्रसिद्ध पढ़ोगे तो भी आप ये पढ़ोगे, यानी पहली शक्ति तो उसकी होती है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, लेकिन हम कार्य करें तो ये एक संसद के रूप में काम करती है, इसका मतलब निरीक्षण करती है, यानी निरीक्षक संबंधी कार्य या निरीक्षण कार्य। ठीक है, निरीक्षण का कार्य भी यही करती है, निरीक्षण करना, निरीक्षण जानते हो ना, निरीक्षण करना। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर का लिख सकते हैं हम, बजट पास करना, यानी यूएनओ के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बजट पास करती है। बजट तो जानते होंगे, जो आय व्यय का ब्यौरा होता है, इसी सभी का होता ही है, क्योंकि कोई भी संस्था होती है वो आय के बिना नहीं चल सकती, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम ये पढ़ चुके हैं, महासभा ही डिक्लेयर करती है कि कौन से देशों को कितना देना है, क्योंकि ये विश्व की एक संस्था है, इसका भी खर्चा लगता है, इनको भी इनकम चाहिए, इनके कर्मचारी काम करते हैं, उनको वेतन दिया जाता है। तो यूएनओ कहाँ से देता है, वो देता है जो सदस्य देश है वो कुछ ना कुछ अंश देते हैं, उसको आर्थिक सहायता देते हैं। ठीक है, उसी पैसे से उसका क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, संगठन किया जाता है, उसका बजट तैयार किया जाता है, भी कितना इनकम हमें आ रही है, कितना पैसा आ रहा है, कितना व्यय हो रहा है। उसके बाद हम बात करें चौथे, यही दे रहा ना आपको, चुनाव संबंधी कार्य, चुनाव संबंधी कार्य, यानी ये क्या करता है, चुनाव संबंधी कार्य करता है। जैसे महासचिव है, ठीक है, उनकी करना, महासचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 17 उपाध्यक्ष होते हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे। तो इनसे संबंधित कार्य भी कौन करता है, महासभा ही करता है, करती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर 5 नंबर का लिखे हम, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के चार्टर में संशोधन संबंधी कार्य,
देखो यानी क्योंकि अपने अगर भारत की बात करें तो संविधान में संशोधन करने का किसको अधिकार है? संसद को है। तो यहाँ पर किसको है? महासभा को है। यानी जो यूएनओ का चार्टर बनाया गया है और हम पढ़ चुके हैं यूएनओ के चार्टर में टोटल 111 आर्टिकल है, 111 अनुच्छेद है, धारा 111 है टोटल। उसमें संशोधन करने का काम भी कौन करती है? यूएनओ करती है। यूएनओ की जो एक अंग है महासभा, उसको अधिकार है। तो इसके 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं, 5 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कार्य करती है वो, एक निरीक्षण कार्य करती है वो, एक वो बजट पास करती है, उसका संबंधी कार्य भी महासभा के पास है, चुनाव संबंधी कार्य है वो भी महासभा करती है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन भी कौन करती है? महासभा करती है। इसका मतलब ये महासभा होती है कि नगर सभा के रूप में काम करती है। और नगर सभा भी कौन सी? एक देश की नहीं, पूरे विश्व की, यानी सारे विश्व के ऊपर ये नगर सभा के रूप में काम करती है। ये सारे विश्व के ऊपर शीर्ष संस्था है, यानी सारे विश्व के लिए कानून बनाती है। ये एक देश के लिए नहीं बनाती, पूरे विश्व के लिए क्या बनाती है? कानून बनाती है। उसके अनुसार संविधान में उसके जो संविधान है, जो चार्टर है, उसके अंदर वो क्या करती है? संशोधन करती है। तो ये महासभा के कार्य आगे हम पढ़ते हैं महासभा के संगठन के बारे में। हम बात करते हैं महासभा का संगठन। तो महासभा जो मैनेजमेंट करती है, जो व्यवस्था चलती है, वो कैसे चलती है, इसकी बात करते हैं। देखो महासभा होती है ना, वो अपने कार्य के लिए एक वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए एक सभापति को चुनती है। हम बात करते हैं कि उनकी जो बैठक होती है उसकी, यानी प्रत्येक वर्ष के लिए एक सभापति चुनती है। इसका मतलब सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के लिए वो अपना अलग जो बैठक होती है, तो जो होती है ना, वो सितंबर के तीसरे मंगलवार को बैठक होती है। आगे पढ़ेंगे हम बैठक के बारे में, जो 70 होता है इसका। तो प्रत्येक वर्ष के जो सितंबर माह होता है, सितंबर महीना होता है, इसके तीसरे मंगलवार की बैठक होती है। तो 1 वर्ष के लिए क्या करती है? एक सभापति चुनती है, जिसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। और वो सभापति चुना जाता है ना, वो किसी राजनीतिक आधार पर नहीं चुना जाता, उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर चुना जाता है। ये बात ध्यान रखना, सभापति व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर चुने, यानी उनका आधार होता है ना, वो व्यक्तिगत योग्यता होती है, न कि कोई राजनीतिक या देश की। ऐसा नहीं होता कोई बड़ा देश है या कोई छोटा देश है, ऐसा कोई मैटर नहीं होता। उसकी सिर्फ व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर चुना जाता है। ठीक है, जो सभापति चुना जाता है। और जो इसका जो मतदान होता है वो गोपनीय मत के द्वारा चुना जाता है। सभापति गोपनीय मत द्वारा चुना जाता है। ये छोटी छोटी बातें याद रखना। एक तो सभापति होता है, उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यानी प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के लिए ये महासभा क्या करती है? अपना सभापति चुनती है। और सभापति चुनती है, उसका आधार होता है, वो बेस होता है, वो कोई देश नहीं होता, बल्कि उसकी व्यक्तिगत योग्यता होती है। उसके बाद हम बात करें उसका जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? गोपनीय मत द्वारा होता है। गोपनीय मत जानते हो ना, जो गुप्त मतदान होता है। एक तो होता है खुला मतदान, जिसके अंदर तो हाथ खड़े कर बताए जाते हैं, ठीक है इतने पक्ष में, इतने पक्ष में। एक होता है गुप्त, जैसे हम वर्तमान में MP MLA के वोट देते हैं, यानी पता नहीं होता हम किसको वोट देते हैं। ठीक है, तो इसका भी चुनाव होता है वो गोपनीय मत द्वारा होता है। अगर हम बात करें तो जिसका जो प्रथम सभापति था वो बेल्जियम का पॉल सबूक था। बेल्जियम का हेनरी पॉल स्पूक। ठीक है, हेनरी पॉल स्पूक, सॉरी, मिस्टर हेनरी पॉल स्पूक। ये कौन था? ये वो था जो महासभा का प्रथम सभापति बनाया गया था, ये ध्यान रखना। और इसी प्रथम सभापति ने जो पहली बैठक हुई थी जनवरी 1946, क्योंकि 1945 में तो उसका गठन हुआ था, और जनवरी 1946, तो जनवरी 1946 10 जनवरी 1946 को क्या हुई थी? इसका जो प्रथम बैठक हुई थी, उस बैठक में जो प्रथम सभापति बनाए गए थे वो मिस्टर पॉल स्पूक को बनाया गया था।
क्योंकि हम पढ़ चुके हैं भी कोई बैठक होती है प्रत्येक 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए एक महासभा द्वारा एक सभापति बनाया जाता है। उस सभापति का काम क्या होता है? उस बैठक की अध्यक्षता करना। सिंपल सी बात है, सभापति तो वही होता है, हम पढ़ चुके हैं। राज्यसभा लोकसभा पढ़ा, उसमें एक अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, वो पूरे बैठक की अध्यक्षता करता है, उसको संचालित करता है। ये बात इसके अंदर होती है, कोई सिंपल सी बात है, कोई बड़ा मैटर नहीं है। वो पूरी बैठक है जो भी सत्र होता है उसकी पूरी की अध्यक्षता करता है, उसका संचालित करता है। तो आपको हम बता चुके हैं प्रत्येक वर्ष के लिए एक सभापति होता है। सभापति होता है वो एक व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर चुना जाता है, गोपनीय मत के आधार पर चुना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारी प्रथम बैठक हुई थी यूएनओ की महासभा की, जो प्रथम बैठक हुई थी वो 10 जनवरी 1946 को हुई थी, लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। ये भी याद रख लेना थोड़ा, लंदन में हुई थी 10 जनवरी 1946 को पहली बैठक। और इसके जो प्रथम सभापति बनाए गए तो मिस्टर पॉल स्पूक को बनाया गया था। अब आगे हम बात करें जो अध्यक्ष होता है ना महासभा का, वो ज्यादातर सामान्यतः छोटे राज्यों से ही लिया जाता है। ये भी बात ध्यान रखना आप। महासभा के अध्यक्ष को जो अध्यक्ष बनाया जाता है, चुना जाता है, वो लगभग छोटे जो राज्य होते हैं ना, सामान्यतः, ये जरूरी नहीं है भी वहीं से ले, सामान्यतः ये क्या होते हैं? छोटे राज्यों से चुने जाते हैं। यानी उसका जो अध्यक्ष होता है वो सामान्यतः छोटे राज्यों से चुना जाता है। और इसी अध्यक्ष की सहायता के लिए एक चीफ डी कैबिनेट भी होता है। यानी अध्यक्ष की सहायता के लिए चीफ डी कैबिनेट का भी गठन किया जाता है। तो क्या करता है? इस अध्यक्ष की सहायता करता है। हम इसका संकल्प पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। संकल्प क्या है, किस प्रकार भी इसको संकलित किया गया, मैनेजमेंट किया गया, भी किस प्रकार वो कार्य करती है। हमने सत्य और कार्य तो पढ़ लिया, लेकिन वो कार्य करती कैसे है? एक सभापति होता है जो बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है, उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। उस व्यक्ति योग्यता के आधार पर चुना जाता है, गोपनीय मत के आधार पर चुना जाता है। मिस्टर पॉल वो प्रथम सभापति थे, तो 10 जनवरी 1946 को जो लंदन में बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी उन्होंने। अध्यक्ष होता है वो सामान्य से छोटे राज्यों से चुने जाते हैं। और अध्यक्ष की सहायता के लिए चीफ डी कैबिनेट की भी स्थापना की जाती है। अध्यक्ष के अलावा इसके अंदर एक 17 उपाध्यक्ष भी होते हैं। अध्यक्ष के अलावा इसमें कितने? अध्यक्ष के अलावा इसमें 17 उपाध्यक्ष भी होते हैं। इसका मतलब 17 उपाध्यक्ष क्या करते हैं? अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में ये क्या करते हैं? काम करते हैं। अब हम बात करें आगे नेक्स्ट की। देखो 17 उपाध्यक्ष और 7 समितियां होती हैं इस महासभा में। तो 17 उपाध्यक्ष और 7 समितियों के जो सभापति होते हैं, यानी सभापतियों, बात समझे ना? 17 तो उसमें उपाध्यक्ष होते हैं, 7 समितियों के जो सभापति होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा मिलकर, यानी ये दोनों, यानी 17 उपाध्यक्ष और 7 समितियों के सभापतियों द्वारा इनको मिलाकर एक संस्था बनाई जाती है, यानी एक उच्च संस्था बनाई, जिसे बोलते हैं महासमिति। क्या बोलते हैं? महासमिति कहते हैं। ये ध्यान रखना बात आप। तो इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इसको महासमिति कहा जाता है। इसमें 17 उपाध्यक्ष होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना साहब? ध्यान रखना, भी इधर हो जाता हूँ मैं थोड़ा साइड में। इस 17 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 समितियां होती है जो अलग अलग क्षेत्र में काम करती है, अलग अलग उसको कार्य शक्तियां सौंपी गई है। तो उनके जो सभापति होते हैं, यानी 17 और 7 सभापति, इन 17 और 7 कितने हो गए? 24। इनको मिलाकर ही क्या बनाई जाती है? एक महासमिति बनती है, ठीक है। अब उसके आगे नेक्स्ट बात करें हम महासभा के सत्र की। महासभा के, देखो मैं आपको बता चुका हूँ, महासभा का सत्र होता है वो प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होता है। ये ध्यान रखना भैया, ये फिक्स किया गया है। तो प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को क्या होगा? इसके महासभा का एक बैठक होगी, सत्र होगा। लेकिन ये तो होता है जब नॉर्मल टाइम हो, जब सामान्य टाइम हो, यानी जब हमारा किसी प्रकार का विश्व में किसी नॉर्मल सा विश्व चल रहा हो, नीतियाँ चल रही हो, कोई युद्ध या आक्रमण की स्थिति न हो, यानी कोई समस्या की स्थिति न हो। लेकिन ये तो हो गया आपका
नॉर्मल सा स्तर, जो सामान्य स्तर है, जो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को बुलाया जाता है। लेकिन महासभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। विशेष स्तर या जब इसकी एकदम आवश्यकता पड़ जाए, विश्व में कोई एकदम अशांति पैदा हो जाए, युद्ध या आक्रमण की स्थिति पैदा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसका विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, यानी महासभा इसको क्या कर सकती है, महासभा और सुरक्षा परिषद, यानी इसका विशेष सत्र बुला सकती है। इसका क्या बुला सकती है, विशेष सत्र बुला सकती है, ताकि उस मुद्दे पर, उस समस्या पर निर्णय दिया जा सके। अब आपको पता है सितंबर का पहली माह के तीसरे माह में बैठक होती है, उसमें तो एक सभापति चुना जाता है, लेकिन यहाँ पर विशेष बैठक होती है, अलग और ज़्यादा बैठक होगी। ऐसी स्थिति में प्रत्येक बैठक के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है, एक सभापति चुना जाता है। अगर हम बात करें आगे, देखो एक आपको याद रखना है, महासभा के लिए बार बार यही आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। 1950 के अंदर देखो, 1950 के अंदर क्या हुआ था, इसे बोलते हैं हम शांति के लिए एकता। आपकी बुक में संगठन लिखा है, संगठन लिख देते हैं, संगठन ब्रैकेट में मैं एकता लिख देता हूँ, एक ही बात है। संगठन एकता प्रस्ताव पारित हुआ था एक। देखो शांति के लिए संगठन यानी एकता प्रस्ताव पारित हुआ था, ये है क्या, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बार बार आएगा तो दिक्कत होगी। देखो ये प्रस्ताव क्यों रखा गया था, क्योंकि यूएनओ के जो स्थायी मेंबर थे सुरक्षा परिषद के, स्थायी कौन कौन से थे, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस और रूस। तो आप लिख सकते हो ABC FR, यानी ABC फ्रेंड, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, यानी 5 देखो स्थायी सदस्य थे। हम करेंगे आगे चर्चा। ठीक है, इनके पास थी वीटो पावर, यानी निषेधाधिकार, जिसे वीटो पावर कहते हैं हम, ये थी। इसके द्वारा क्या हो सकता था, इसके द्वारा अगर कोई भी देश कोई भी मुद्दे पर, कोई प्रस्ताव पर अगर मना कर देना, इन 5 देशों में एक देश, तो मुद्दा समाप्त हो जाता था। यानी अगर वो मना कर दे, नहीं कह दे, तो चाहे बाकी सारे पक्ष में हो, लेकिन अगर जिसके पास वीटो, अगर एक ने मना कर दिया ना, तो वो क्या होता है, प्रस्ताव रद्द हो जाता है, यानी वो प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ता। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें शांति स्थापित करनी है, विश्व में कोई समस्या का हल करना है, वो मुद्दा यूएनओ के पास आ चुका है, तो वीटो पावर थी एक अमेरिका के पास, एक सोवियत संघ के पास थी, यानी रूस सोवियत संघ के पास भी थी। अब दोनों क्या थे, दोनों के मध्य सीटू चल रहा था, इस चीज की चर्चा कर चुके हैं। इसका मतलब अमेरिका कोई प्रस्ताव लाता था, सोवियत संघ उसकी वीटो कर देता था, उसको प्रस्ताव को पास नहीं होने देता था। सोवियत संघ अगर कोई प्रस्ताव लाता था, उसको अमेरिका वीटो कर देता था। यानी सुरक्षा परिषद में और यूएनओ में कोई काम ही नहीं हो रहा था, सब काम रुके हुए थे इस वीटो के कारण। क्योंकि मेन जो उत्तरदायित्व है ना शांति का, वो सुरक्षा परिषद के पास है। सुरक्षा परिषद के अंदर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वीटो किया जा रहा था, एक दूसरे के एंटी थे, एक दूसरे की अलग विचारधारा थी, एंटी विचारधारा थी। अब ऐसी स्थिति में फिर शांति कैसे स्थापित करें, फिर 1950 में एक प्रस्ताव लाया गया अमेरिका के द्वारा, शांति के लिए संगठित या एकता प्रस्ताव। इसके द्वारा जो यदि वीटो के कारण विश्व में कोई भी शांति से संबंधित मुद्दे में रुकावट पैदा होती है, कि कोई वीटो के कारण कोई भी ऐसा मुद्दा या कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके अंदर रुकावट पैदा होती है, अभी शांति स्थापित नहीं हो रही, कोई प्रस्ताव तो आ चुका है शांति के लिए, लेकिन उसको वीटो के कारण वो पास नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में वो प्रस्ताव किसके पास, यानी इसका जो शांति का दायित्व किसके पास चला जाता है, महासभा के पास। अब वो क्या कर सकती है, महासभा क्या कर सकती है, उससे संबंधित कार्रवाई कर सकती है। बस ये वो प्रस्ताव था। जब क्या कर दिया गया, क्योंकि पहले तो सिर्फ सुरक्षा परिषद के पास था, लेकिन सुरक्षा परिषद वीटो के कारण काम कर नहीं रही है, उसके अंदर कार्य में रुकावट बन रही है, तो ऐसी स्थिति में वो शांति का, अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो शांति वाली बात है, जो मुद्दा है वो किसके पास चला जाएगा, महासभा के पास चला जाएगा, और उससे संबंधित जो निर्णय लेती है वो महासभा लेती है, और वो निर्णय सुरक्षा परिषद को भी मानना पड़ता है।
तो महासभा शक्तिशाली हो रही है ना, तो वह निर्णय सुरक्षा परिषद को भी मानना पड़ता। तो इसके द्वारा भी क्या हो सकती है, 1950 के जो ये प्रस्ताव आया था, पास हुआ था, इसके द्वारा भी महासभा उस पर कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि ये तो असफल हो चुकी है, रुकावट पैदा हो चुकी है, तो जब तक कोई पांचों के पांचों सदस्य सहमत नहीं होंगे, ये 5 सदस्य जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक तो काम हो नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में ये क्या करती है, अपनी बैठक बुलाती है, क्योंकि 70 हमने बात की थी, 70 तो बुलाया जाता है, जब नॉर्मल टाइम हो तब तो सितंबर माह में के तीसरे मंगलवार को बुलाया जाता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए, हमें बैठक बुलानी है, हमें शांति स्थापित करनी है, क्योंकि अब वो काम सुरक्षा परिषद नहीं महासभा करेगी, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है, विटो ने रुकावट डाल दी है, तब जाके क्या करेगी महासभा, अपनी एक विशेष बैठक भी बुला सकती है और उस मुद्दे पर, उस प्रस्ताव पर क्या कर सकती है, विचार कर सकती है, उससे संबंधित डिसीजन दे सकती है, निर्णय दे सकती है, और वो निर्णय सुरक्षा परिषद को भी मानना पड़ता है। बात समझिए ना, ये था संयुक्त राष्ट्र संघ अपने महासभा का संगठन। एक बार मैं बता देता हूँ आप, संगठन की बात करें तो महासभा प्रत्येक वर्ष के लिए अपने एक सभापति का चुनाव करती है, यानी 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है, वो 1 वर्ष होता है। सभापति होता है वो व्यक्तिगत योग्यता गोपनीय मत के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। प्रथम बैठक के अंदर सभापति थे मिस्टर पॉल फूक थे, जो बेल्जियम से थे, तो लंदन में बैठक हुई थी 10 जनवरी 1940 को। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर 17 उपाध्यक्ष होते हैं, 7 अध्यक्ष होते हैं, जो 7 समितियों के सभापति होते हैं, उनको महासमिति कहते हैं। उसका सत्र होता है वो प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को बुलाया जाता है। ये तो हो गया जब हमारा सामान्य जो कार्यकाल हो, सामान्य का जीवन हो, यानी किसी प्रकार का कोई रुकावट पैदा नहीं हो रही, अशांति पैदा नहीं हो रही। अगर कोई युद्ध या शांति की स्थिति, अशांति की स्थिति आ जाए और हमें महासभा की बैठक की आवश्यकता, तो ऐसे स्थिति में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। महासभा सुरक्षा परिषद क्या कर सकती है, विशेष सत्र बुला सकती है। अगर शांति के लिए एकता प्रस्ताव की बात करें 1950 में, यदि विटो के कारण कोई प्रस्ताव के अंदर रुकावट पैदा होती है, तो ऐसी स्थिति में 24 घंटे के अंदर, ये भी ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में 24 घंटे के अंदर क्या हो सकता है, महासभा की बैठक यानी विशेष बैठक बुलाई जा सकती है, विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। ये होता है हमारे यूएनओ के सत्र, महासभा का सत्र। अब बात करते हैं महासभा का मूल्यांकन की। हम जैसे जैसे आपके हेडिंग दे रखी है वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे हम, बिल्कुल सिंपल सा ही है अभी। महासभा का मूल्यांकन, मूल्यांकन देखो, जब भी हम चीज का मूल्यांकन पढ़ेंगे ना, प्रत्येक चीज का मूल्यांकन पढ़ेंगे, हम सुरक्षा परिषद का मूल्यांकन पढ़ेंगे, जितने भी होंगे उनका मूल्यांकन पढ़ने के बाद जो लास्ट के अंदर हम यूएनओ को खत्म करेंगे तब यूएनओ का भी मूल्यांकन पढ़ेंगे। ये होता है भी वो क्या कहाँ तक प्रासंगिक है, कहाँ तक प्रासंगिक नहीं है, क्या मतलब वो कार्यों में कहाँ तक सफल हुई है, कहाँ तक असफल हुई है। तो हम बात करें तो इसके मूल्यांकन की, तो महासभा हमने बात की थी एक नगर सभा के रूप में काम करती है विश्व स्तर पर, हमने बात की थी एक शीर्ष संस्था होती है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं वो महासभा में लिए जाते हैं, उसकी बैठक में लिए जाते हैं, उसके सत्र में लिए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब महासभा भी एक शक्तिशाली अंग है। क्यों है शक्तिशाली अंग? क्यों? क्योंकि इसके अंदर सभी देश, जितने भी यूएनओ के सदस्य देश होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इस चीज को हम कर चुके हैं कि टोटल सदस्य होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, जैसे पढ़ा था ना 5 मेंबर अधिकतम बैठ सकते हैं, और प्रत्येक देश का क्या होता है, एक ही मत गिना जाता है, ठीक है, मेंबर होते हैं। उसके बाद हम बात करें तो जो 1950 में शांति के लिए संगठित या एकता प्रस्ताव लाया गया था, एकता प्रस्ताव, इसके द्वारा महासभा की शक्ति में और ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे महासभा की शक्ति बढ़ी है, क्योंकि पहले ये सुरक्षा परिषद काम करती थी, लेकिन अब सुरक्षा परिषद में विटो की पावर का यूज करने के कारण, विटो करने के कारण कोई प्रस्ताव पास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब तक उसके अंदर 500 सदस्य सहमत नहीं होंगे तब तक काम नहीं होता। लेकिन अब ऐसे लगा भी फिर हमें प्रस्ताव तो पास करना ही पड़ेगा, इस समय शांति तो स्थापित करनी पड़ेगी। अब विटो कान हो नहीं रही, विटो कान रुकावट पैदा हो रही है, तो वो जो शक्ति थी वो किसको दे दी गई, महासभा को दे दी गई इस प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है।
अब जो जो उसके अंदर रुकावट पैदा हो रही है, उसके अंदर काम नहीं हो रहा, वो काम अब महासभा करेगी। इसका मतलब महासभा की शक्तियों में बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि तो हुई है ना महासभा की शक्तियों के अंदर। ठीक है, तो इसके अगर मूल्यांकन कर सकते हैं अभी महासभा की वर्तमान में जो महासभा है वो क्या हो चुकी है, शक्तिशाली हो चुकी है, शक्तिशाली हो चुकी है। इसका कारण क्या है, वो इसका कारण ये है, इसका कारण ये है। लेकिन कुछ राजनीतिज्ञ ये कहते हैं कि वो मूल्यांकन के अंदर टोटल पड़ेंगे हम, पक्ष और विपक्ष। कुछ राजनीतिज्ञ ये कहते हैं कि ये प्रस्ताव के द्वारा उसको शक्ति तो दे दी गई है, लेकिन वास्तव में अब तक इसको इतनी शक्तिशाली वो नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए महासभा में। यदि कोई प्रस्ताव वहां पर लाना होता है, उसको पास करना होता है ना, 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत मिलना मुश्किल हो जाता है, तो इसी स्थिति में यहाँ पर भी वो प्रस्ताव रुक जाता है, पास नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं भी ये शक्ति आ तो महासभा के पास गई ना, तो महासभा इससे क्या हो चुकी है, शक्तिशाली हो चुकी है। ये है भी महासभा, बिल्कुल सिंपल है। आपको तो सिर्फ एक संसद को लेकर चल रहा है, जैसे हम विस्थापिका को लेकर चलते थे। विस्थापिका इस संविधान में संशोधन करती थी, चार्टर में संशोधन करती है। विस्थापिका बैठक होती थी ना, सत्र होता था, हमने 3 स्तर पढ़े थे हमारे, तो यहाँ पर भी सत्र होते हैं। वो होते अलग, जैसे मंगलवार का तीसरा मंगलवार होता है सितंबर माह का, उसका होता है वो चीज़, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी सेम वही है, चुनाव संबंधी कार्य उसके भी थे, चुनाव संबंधी कार्य इसके भी थे। संविधान में संशोधन, चार्टर में संशोधन, वहाँ पर भी बजट संसद पास करती थी, यहाँ पर भी बजट ये बनाती है। निरीक्षण कार्य करना, टोटल संसद करती थी, निरीक्षण करती है ना कार्यपालिका का, सरकार का भी वो किस प्रकार कार्य करते हैं, किसी प्रकार ये निरीक्षण का कार्य करती है। और पहला जो कार्य है वो तो फिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी कार्य, क्योंकि इसका निर्माण ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए किया गया है यूएनओ का। तो पहला कार्य तो सबके लिए आपको क्या रखना है, सेम ही रखना है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई अलग से बात नहीं करनी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे अंक की, सुरक्षा परिषद की। ये आप ये मान के चलो जो आपके जो कार्यपालिका थी उसकी तरह कार्य करती है, सुरक्षा परिषद। आप इसके अंदर कह सकते हो ये यूएनओ की एक कार्यकारिणी, यानी यूएनओ की एक कार्यकारिणी है। कार्यकारिणी है इसका मतलब ये कार्य करती है, ये क्या करती है, कार्य करती है, यानी प्रशासन करती है, प्रशासन करती है। आप ये ध्यान रखना, जो विश्व स्तर पर, क्योंकि यूएनओ की स्थापना की गई थी विश्व स्तर पर शांति स्थापित करना, शांति स्थापित करना। तो शांति स्थापित करने का जो मुख्य उत्तरदायित्व होता है, मुख्य उत्तरदायित्व तो सभी अंगों का है, यानी शांति स्थापित करना, लेकिन जो प्रधान या मुख्य उत्तरदायित्व जिसका होता है, उत्तरदायित्व वो किसका होता है, ध्यान रखना, सुरक्षा परिषद का होता है। ये बात ध्यान रखना, यानी पूरे विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने का जो मुख्य उत्तरदायित्व होता है वो किसका होता है, सुरक्षा परिषद का होता है। इसको महासभा तो हमने कहा था भी सितंबर माह में उसकी बैठक होती है, लेकिन सुरक्षा परिषद एक ऐसी है जो बैठक में ही रहती है, क्योंकि वो कार्य करती रहती है, उसका कार्य रेगुलर चलता रहता है लगातार, क्योंकि ये कार्यकारिणी परिषद है, ये प्रशासन करती है। ठीक है, प्रशासन करना जानते हैं ना, उन कानूनों को आगे क्रियान्वित करना, लागू करना। इसका मतलब ये जो सुरक्षा महासभा के द्वारा कानून जो चार्टर दिए गए हैं, 111 आर्टिकल है, उनको ये क्रियान्वित करती है। क्या करती है, क्रियान्वित, उसको लागू करती है आगे। तो चार्टर में टोटल हमारे पढ़े थे 111 अनुच्छेद है ना, उसको लागू करने का, क्रियान्वित करने का इसी का काम है। ये कार्यकारिणी परिषद कार्य करती है। ठीक है, ये शांति स्थापित करने का इसका मुख्य उत्तरदायित्व तो इसी का ही रहता है। यदि विश्व में कोई शांति या अशांति पैदा होती है तो वो इसका उत्तरदायित्व है। यदि यूएनओ सफल होता है या अपने कार्यों में असफल होता है, एक बार बता देता हूँ आपको, यूएनओ शांति स्थापित करने में सफल होता है या असफल होता है, इन दोनों का जिम्मेवारी किसकी है, सुरक्षा परिषद की है। ठीक है, सफल होता है तो सुरक्षा परिषद के माना जाएगा कि उसने सफल कर दिया। असफल होता है तो भी सुरक्षा परिषद को कहा जाता है कि ये असफल हो चुकी है। तो मतलब दोनों की जो उत्तरदायित्व है वो किसका है, सुरक्षा परिषद का है, मेन जो शांति स्थापित है करने का, क्योंकि एक कार्यकारिणी संस्था है, ये कार्य में रहती है, व्यवहार में रहती है और ये कार्य करती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसके बारे में पढ़े, सुरक्षा परिषद के बारे में,
देखो सुरक्षा परिषद के गठन की बात करूँ मैं, तो इसके अंदर टोटल 15 सदस्य है वर्तमान में। कितने सदस्य हैं? 15। देखो महासभा में तो सभी सदस्य होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं वो प्रत्येक मेंबर चाहे छोटा है चाहे बड़ा हो, प्रत्येक देश क्या होता है 5 अधिकतम मेंबर भेज सकता है, सदस्यों को भेज सकता है। लेकिन इसके अंदर टोटल सदस्य कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्थायी सदस्य, एक होती है अस्थायी सदस्य। एक तो होते हैं स्थायी सदस्य, एक होते हैं अस्थायी। स्थायी सदस्य है वो 5 है और जो अस्थायी है वो 10 है। ठीक है, 5 कौन कौन से है मैं आपको बता चुका हूँ। एबीसी फ्रेंड यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और आर से रूस। 5 हो गए ना। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, एफ से फ्रांस और आर से रूस। यानी 5 मेंबर वो है जो क्या है स्थायी है, इनको पासिव, इनके पास ही वीटो पावर है, वीटो पावर है, ध्यान रखना। ठीक है, ये स्थायी है, परमानेंट है। जब से यूएनओ की स्थापना की थी और वर्तमान से लेकर ये स्थायी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और भारत इसकी डिमांड करता है, भारत इसकी मांग उठाता है भी सुरक्षा परिषद में परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो उनके स्थायी सदस्य उनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि विकासशील देशों को भी क्या है उसके अंदर कुछ ना कुछ स्थायी सदस्य के अंदर उनकी सदस्यता होनी चाहिए। ठीक है, भारत भी क्या है एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है, बार बार अन्य जो गुटनिरपेक्षता है, अन्य जो संगठन है उसकी डिमांड उठाते हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्य जो 10 होते हैं, 10 होते हैं, ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के। इसका मतलब अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। और ये महासभा चुनती है, महासभा चुनती है। ठीक है, स्थायी सदस्य तो वो होते हैं जो परमानेंट है, उसके अंदर तो कोई उनका कार्यकाल नहीं है, वो तो परमानेंट है, स्थायी है। वो तो जब से उसका निर्माण हुआ तब से लेकर वर्तमान तक वो स्थायी बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन अस्थायी सदस्य वो होते हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और ये पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं। जैसे मान लो भारत को बना दिया गया तो पुनः अगली बार भी निर्वाचन हो सकता है। उनका कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का ही होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। ये कौन चुनती है? महासभा, क्योंकि हम महासभा के कार्य पढ़ चुके हैं, चुनाव संबंधी कार्य पढ़ा था ना महासभा का। तो इन दो जो अस्थायी सदस्यों का चुनाव भी कौन करती है? महासभा में होता है, बहुमत के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें, जो हमने बात की थी वीटो पावर होती है वो स्थायी सदस्यों के पास होती है, और इसकी जो कार्य प्रक्रिया होती है उसके अंदर मान लो कोई प्रस्ताव हो, कोई प्रस्ताव हो, यदि वो पास होना है तो ऐसी स्थिति में 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनकी हस्ताक्षर अवश्य से, यानी उनका हस्ताक्षर होने, उनके द्वारा पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। यदि एक ही सदस्य मना कर देता है, यही तो वीटो होती है, लेकिन एक ही सदस्य ने मना कर दिया तो प्रस्ताव क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, रद्द हो जाता है। बस 4 एक साइड में, अगर एक ही इसके विरुद्ध है ना, ये तो वीटो होता है। अभी मैं मना करता हूँ, निषेधाधिकार, मैं मना करता हूँ, इसका मतलब जैसे उसने मना कर दिया ना वो पूरा प्रस्ताव ही रद्द हो जाता है, जब तक 5 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं होंगे, 5 सदस्य उसको पास नहीं करेंगे तब तक उसको पास नहीं माना जाएगा। इसके अंदर एक कारण भी होता है, जैसे मान लेते हैं अगर कोई ऐसा देश है जो स्थायी सदस्य वो न तो उसको वीटो करना चाहता और न उसके समर्थन में है, न उसके समर्थन में है, न उसके असमर्थन में है, तो उसका मतलब वो वहां पर उपस्थित न होगा, बस अनुपस्थित रह सकता है वो। ठीक है, एब्सेंट रह सकता है, उस बैठक से एब्सेंट रह जाएगा तो उसको वीटो नहीं मानी जाएगी, ध्यान रखना। मान लो 5 सदस्य अमेरिका चाहता है कि मैं इस जो प्रस्ताव ब्रिटेन लेके आया कोई और लेके आया, न तो उसके मैं पक्ष में हूँ न उसके पक्ष में हूँ, न तो उसका मैं समर्थन करता न उसको मैं वीटो करता, तो इसी स्थिति वो अनुपस्थित रह जाएगा, एब्सेंट रह जाएगा, तो उसको वीटो नहीं माना जाएगा। वीटो किसको माना जाएगा? जब वो उपस्थित हो और उसके बाद उस पर वो क्या करे, उसके विरुद्ध साइन करे, भी मैं इस प्रस्ताव को नहीं मानता या इस प्रस्ताव को पास नहीं करना चाहता, तब उसको वीटो माना जाएगा, तब वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। अगर वो अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रस्ताव रद्द नहीं होता, क्योंकि एब्सेंट को, अनुपस्थिति को वीटो नहीं माना जाता। ये बात आप ध्यान रखना, आपके काम की बात है। ठीक है, उपस्थित हो और फिर उसके विरुद्ध वो साइन करे
या उसको पास न करे, ऐसी स्थिति में वो उनके प्रस्ताव क्या होता है, रद्द हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, वीटो कहा जाता है। तो ठीक है, हम इसके संगठन की बात करें तो इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य हैं, जैसे आपको बता चुका हूँ मैं, याद रखना आपको, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ठीक है, इन्हीं के पास वीटो है। भारत भी वीटो पावर देश बनना चाहता है और भारत इसका पूरे विश्व स्तर पर जो संगठन बने हुए हैं उस पर डिमांड उठा रहा है, मांग उठा रहा है भी, जो भी जितने भी एक स्थायी सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होनी थी वो भारत में योग्यता है। बात क्या हो सकता है, इसका स्थायी सदस्य बनने के योग्य है, इसका मतलब इतनी वो योग्यता रखता है। भारत ने रेगुलर यूएनओ के, जैसे आपने बात की थी, भारत की अपने जो विशेष देश नीति की बात की थी, तो भारत स्वतंत्रता से पहले यूएनओ का समर्थन करने लग चुका था और स्वतंत्रता के बाद बहुत से देशों को जो इनकी सदस्यता दिलाई थी, मेंबरशिप दिलाई थी, वो भारत ने दिलाई थी। भारत ही चाहता है भी एक यूएनओ होना चाहिए। देखो, हम कई बार कहते हैं यूएनओ असफल हो चुका है, विश्व में शांति स्थापित नहीं कर सका, तो भारत के जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था भी कोई संगठन न होने से अच्छा तो अपंग संगठन ही ठीक है, कमजोर संगठन ही ठीक है। न होने से अच्छा तो है, मान लेते हैं अगर नहीं होता बिल्कुल ही, फिर तो कभी भी हो सकता था, कोई मतलब मंच होता ही नहीं वाद विवाद का। चलो ठीक है, यूएनओ कमजोर है लेकिन मंच तो है ना, वहां पर बैठकर वाद विवाद तो कर सकते हैं ना। इसका मतलब भारत ने हमेशा यूएनओ का समर्थन किया है, उसके कानूनों के, उनके नीतियों का, उनका चार्टर का हमेशा क्या किया है, ईमानदारी से पालन किया है। और जितना भारत आर्थिक सहयोग देता है वो रेगुलर दिया है, कभी उसने रोका नहीं है। तो भारत चाहता है उसको भी वीटो मिलनी चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, सुरक्षा परिषद के कार्य वगैरह हम और भी पढ़ेंगे, कार्य तो सेम ही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक इतना ही है, थैंक यू।